चलें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज हम बताएंगे मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के निर्माण की कला तथा उत्तर लेखन की तकनीक। अब सवाल है कि आपने हमसे कुछ पढ़ा लिखा तो है नहीं, अपने हिसाब से जो जानते होंगे वही जानते होंगे। तो चलो हम अपने लेवल से बताते हैं कि क्या प्रश्न रेज किया जाए, किस पर आपको उत्तर लेखन की तकनीक बताई जाए। सोचो 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 सोचो, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, हिस्ट्री का, साइंस का। चलो सोचते सोचते आपके दिमाग इकोनॉमी आ गई और एक टॉपिक आई संसाधनों का जुहाव या मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो आपके सिलेबस में भी है। हम उसी की चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और कुछ बातें। आप देख ही रहे हो कि अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, भारत ही नहीं पूरे विश्व की। कोरोना ने अर्थव्यवस्था को और कमजोर करने की दिशा में अहम भूमिका निभाई है, किंतु एक चीज जान लो कि सब कुछ कोरोना के कारण हुआ है, यह भ्रम मत पालिएगा। यह बहुत कुछ हमारे सिस्टम की अदूरदर्शिता के कारण उपजा हुआ संकट भी है। इस नाते यथाशीघ्र सिस्टम को ही ध्यान देना पड़ेगा। अब आप सोचो कि संसाधन कैसे जूहें, मानव संसाधन का उपयोग कैसे हो, कैसे हमारे युवक काम धंधे में लगे। तो अब इसके लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आए। यद्यप सरकार ने अभी 20 लाख करोड़ का एक पैकेज, खातों में कुछ पैसे या पहले से कुछ ऐसी सब्सिडी पर योजनाएं चलाई हैं। हम नहीं कहते कि उसे कोई लाभ नहीं है, नहीं होगा। यदि वे उपयुक्त हाथों में पहुंच जाए तो बहुत लाभ हो सकता है। मुद्दा है कि वो उपयुक्त हाथों में पहुंचे। चलो, लेकिन एक चीज आप समझो कि सरकार भी पेड़ पर तो पैसे उगाएगी नहीं। वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कराए, पूंजीपतियों से निवेश करने के लिए कहे, आरबीआई से पैसा छापने के लिए कहे, कहीं से पैसा लाए। लेकिन अगर इन पैसों का सकारात्मक उपयोग न हो पाया, सही उपयोग न हो पाया, तो राजकोष में घाटा बढ़ता चला जाएगा। व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन सब आपके विपक्ष में ही रहेगा। अर्थव्यवस्था मटिया मेट हो जाएगी। संसाधनों का उपयोग का मुद्दा बना का बना रहेगा, संसाधन अप्रयुक्त ही बने रहेंगे। इस नाते आज सरकार को अपने इकबाल और विश्वास के साथ काम करना होगा। पैसा कहाँ से आएगा? अभी मैं जो विकल्प बताने जा रहा हूं, वह विकल्प कोई अंतिम विकल्प नहीं, वही सही है यह भी हम नहीं कहेंगे, बट एक विकल्प है। आपको वैसे सोचना है। मैं जो बातें बोल रहा हूं 100% सही, ऐसा मेरा आश्वस्ति का कारण नहीं है। मैं अपने विचार पैदा, आप भी अपने विचार पैदा करो। सिविल सेवा की परीक्षा इसी तरीके से जनरेट करो, समझो, बूझो, आप ही कोई विकल्प बनाओ। ये विकल्प अंतिम विकल्प नहीं, यही विचार अंतिम सत्य नहीं है, बट आप भी कुछ सोचो, आप भी कुछ सोचो। तो मैंने संसाधनों के जुहाव के लिए एक रास्ता देखा, एक रास्ता समझा, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके पहले हम कुछ अर्थशास्त्री नियम आपको बताएंगे। अर्थशास्त्र कहता है, नियम नंबर 1, असल आय उत्पाद एवं सेवाएं, गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, पैसा वह है जो पैसे का काम करे, संसाधन वह है जो प्रयुक्त हो, यूज हो, वस्तु वह है जो बिक्री में संलग्न हो। सरलीकरण यह है कि घर में बनाई गई सब्जी वस्तु नहीं है, लेकिन वही सब्जी अगर होटल में बिक्री के लिए रहे तो वस्तु हो जाए। आगे, निजी निवेश सार्वजनिक निवेश का अनुगामी होता है, यानी कि सरकार पहले पैसा लगाए, विश्वास पैदा करे, तो निजी क्षेत्र के लोग भी पैसा लगाना शुरू कर देंगे। नेहरू जी कहते थे, हर चीज इंतजार कर सकती है लेकिन खेती नहीं। रेलवे का आधुनिकीकरण जरूरी है, अपने संचार संसाधन मजबूत करना जरूरी है, थोड़ा बड़ा प्रचार भी जरूरी है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे गहन मुद्दे हैं खेती के साथ। यहां पे ध्यान देना होगा। यहां पे बहुत पैसे की जरूरत है, और वो पैसा सरकार कहां से लाएगी? पूंजीपतियों पे टैक्स लगा दे, वो कोई बहुत बेहतर विकल्प नहीं है।
पूंजीपति वैसो भी परेशान है, व्यापारी वैसो भी परेशान है। अब पैसा कहाँ से आए? तो जो मैंने सोचा एक विकल्प, ऐसे आप भी कुछ सोचिए कि ये जो हमारे धार्मिक अधिष्ठान हैं, ये हमारे मठ मंदिर गुरुद्वारे हैं, इनमें बहुत सारा पैसा, अकूत संपदा पड़ी है। छोटा सा एग्जाम्पल, केरल का पद्मनाभ मंदिर जो विश्व का सबसे समृद्ध मंदिर है, उसमें 22 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। और तिरुमला यानी कि तिरुपति के देवस्थान पे प्रति माह 130 मिलियन डॉलर चढ़ावे के रूप में आते हैं। शिरडी के साईं बाबा की यही हाल है, सिद्ध विनायक मंदिर का यही हाल है, मेहदीपुर बालाजी वालों का यही हाल है। अन्य तमाम मंदिर मस्जिद छोड़ ही दीजिए, जहाँ डेली झगड़े झंझट पैसे को लेके, संपत्ति को लेकर होते रहते हैं। अभी पनकी का उदाहरण आपने देखा। तो जितने धार्मिक अधिष्ठान हैं वो किसी भी संप्रदाय के क्यों न हो, खूब पैसा पड़ा हुआ है। तो अभी हमने कहा कि संसाधन वे हैं जो प्रयुक्त हों। सरलीकरण है कि आपके बाबा ढेर सारा पैसा सोने की ईंट या सोने के रूप में कुछ करेंसी नोट चांदी तलघर में छिपा के मर गए हों, किसी को पता ही न लगा हो, तो उस पैसे का मतलब क्या है? या आपके पापा के पास ढेर सारा पैसा, लेकिन आपका पैसा पापा सही जगह निवेश न कर रहे हो, कुंडली मार के बैठे हों, तो उस पैसे का क्या मतलब हुआ? पैसा वो है जो पैसे का काम करे, जो निवेश में प्रयुक्त हो। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि सरकार यदि चाहे तो इन धार्मिक अधिष्ठानों से एक अपील करे, ट्रस्टीशिप के से, कि आपके पास पैसा है और आपका उद्देश्य भी जन कल्याण ही है, तो ये पैसा दें और संसाधनों के मोबिलाइजेशन में इसका उपयोग हो। जो शिक्षा और स्वास्थ्य हमारी मरी सी सड़ी सी पड़ी हुई है, जो खेती जिसका कोई पुरसा हाल नहीं है, उस पर निवेश किया जाए, शोध पर पैसा खर्च किया जाए। आप जरा सोचो कि अतीत काल में, वैदिक काल में, हम कोरोना जैसे वायरस आज का तो है नहीं, हम एक वैक्सीन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, हमारे पास रिसर्च की ऐसी फैसिलिटी नहीं है, वहां पे पैसा खर्च किया जाए। 3 देवस्थानों से, इन चर्चों से, गुरुद्वारों से, मस्जिदों से कहा जाए कि आप पैसा सरकार को दो, और इस पैसे का सरकार, यद्यपि यह बात सरकार के इकबाल पर और विश्वास पर होगी, सरकार की दूरदर्शिता पर होगी, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति पर होगी, सरकार के निर्णय लेने की क्षमता पर होगी। यह कोई आसान काम नहीं है और यही अंतिम विकल्प है, यह भी मैं नहीं कह रहा हूं। अगर ये पैसे जुहा लिए जाएं, तो अभी रेल मंत्री जी ने कहा था कि रेलवे के कायाकल्प के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। ये आंकड़े थोड़े पुराने हैं। तो रेलवे की बात, जो भारत की आय का साधन भी है, जीवन रेखा भी है, शिक्षा का हाल आप देख रहे हो, स्वास्थ्य का हाल आप देख रहे हो, कृषि का हाल देख रहे हो, इतना पैसा कहाँ से आएगा? ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से आने वाला नहीं है और कोई व्यापारी पैसा लगाने वाला नहीं है। जब तक आप पे इकबाल और विश्वास, इस नाते पहले आपको निवेश करना, सरकार आगे बढ़े, पीछे से जो है लोग आएंगे, निजी क्षेत्र के व्यापारी पैसा लगाने आएंगे। तो सरकार चाहे तो इन संसाधनों से अपील करे, पैसा जुटाए, उसे रिसर्च में, शिक्षा में। कोई भी देश जो आगे बढ़ा है, या तो अपने मौलिक संसाधनों के उपयोग से आगे बढ़ा, जैसे जापान, और या तो उच्च स्तरीय बौद्धिक संपदा के बेहतर उपयोग से, यहाँ भी जापान का उदाहरण ले सकते हैं। इस नाते अपनी संपदाओं का जो बौद्धिक हों, जो प्राकृतिक हों, सबके बेहतर उपयोग करने के दिन आ गए हैं। अपनी युवाओं को रोजगार देने के दिन आ गए हैं, सामाजिक विषमता मिटाने के दिन आ गए हैं। आपको कोरोना जैसी महामारी से डरने की जरूरत नहीं है। अब आप सोचो, ये पैसा जुहाया जाए और इस पैसे को जुहा करके हम अपने संसाधनों को मोबिलाइज करें, रिसर्च के क्षेत्र में अपनी बौद्धिक संपदा का उपयोग करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने चिकित्सकों का उपयोग करें, कृषि के क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिकों का उपयोग करें, मिट्टी चेक कराएं, तमाम चीज़ें, उन्नतशील बीज पैदा करें, नई हरित क्रांति लाएं। यहाँ पे इन पैसों का जब आप उपयोग करोगे
पैसा 60 गांठ में नहीं खर्च होगा तो हमारे धार्मिक अनुष्ठान दिल खोल करके दान करेंगे जो अब तक दान लिए हैं, और देश का कायाकल्प हो जाएगा। यद्यपि यहाँ पे संकट है, हमारा समाज धर्मभीरु है, सरकार खुद वैसी है, धार्मिक संगठनों का एक काकस है जो विरोध कर सकते हैं, आंतरिक जूझ जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, अनुच्छेद 25 से 28 अलग मुद्दा है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण हो रहा है। तो ये सब बातें हो सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन सरकार अपने इकबाल और विश्वास से इन संगठनों को ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की समझाइश दे, गांधी के दर्शन को एक बार बताए, और साथ साथ ये कहे कि आपका उद्देश्य भी तो सामाजिक कल्याण है। संवाद करे, बैठक करे, बातें बन सकती हैं और हमारे अप्रयुक्त पड़े संसाधनों का उपयोग हो सकता है। अगर हमारे अप्रयुक्त पड़े संसाधन, चाहे वो जल जंगल जमीन हो, चाहे हमारे नौजवान हों, अगर उनका सही से उपयोग और समय से उपयोग हो गया तो भारत विश्व गुरु बनेगा, यह कहने में संकोच न करे। तो यह है, इस तरीके से आप भी सोच डेवलप करो, आप भी प्रश्न रेज करो, फिर आंसर करो, लिखो। यहाँ कोई प्रश्न अंतर, यद्यपि इस तरीके के प्रश्न हो सकता है यूपीएससी में न पूछे जाएं, बट यूपीएससी का कोई सिलेबस ही नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं। आप हर तरीके से तैयार रहो। और एक चीज़ और सोचो, ऐसे पूछे जाएं न पूछे जाएं, आप हर तरीके से तैयार रहो, इससे आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता और सोच बढ़ेगी। यहीं से आपको निबंध के भी मिल जाएंगे पॉइंट्स, जीएस के तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप अपनी कलम और पेंसिल उठाएं, हम आपको प्रश्न का उत्तर लिखा रहे हैं, आंसर लिखते चले। प्रश्न है, ध्यान से सुनिए और लिखिए। भारत में मानव संसाधन प्रबंध एवं विकास एक गंभीर मुद्दा है। एक तथ्य यह भी है कि भारत के धार्मिक अधिष्ठानों, निकायों में अकूत संपदा पड़ी हुई है। सरकार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या अन्य तरीके से निवेश कराने के अलावा आरबीआई से पैसा छापने के कहने के अलावा अगर इन्हीं की संपत्तियों को आहरित करने की सोचे तो यह विचार और प्रकल्प आपको कैसा लगता है? मार्ग में आने वाले अवरोधों तथा उनके तर्क संगत निराकरणीय उपायों को भी बताएं। यह आपका 12.5 अंक का प्रश्न है और 200 शब्द में लिखना है। तो संसाधन कहां से जुटाए जाएं? धार्मिक संस्थानों से, अधिष्ठानों से, मंदिरों से, मस्जिदों से। यह विकल्प आपको कैसा लगता है? तो उत्तर टू द पॉइंट होना चाहिए, विथ एग्जैक्टिट्यूड, यथार्थता के साथ। तो जैसे हम लिख रहे हैं, हम कहेंगे सराहनीय विकल्प, डॉटेड पॉइंट करके फिर हम आंसर करें। हाँ, सरकार का इकबाल और विश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति प्रमुख शर्त होगी। तो मान लो आपको सराहनीय नहीं लगता है, आपको अति उत्तम लग सकता है, सर्वोत्तम लग सकता है, या आपको ठीक है लग सकता है, या आपको लगता है एक विकल्प हो सकता है, तो आप वैसा भी लिख सकते हैं। जैसा आपका मन, जैसी आपकी वृत्ति, जैसा आपका विचार, वैसा ही लिख के वैसे ही उत्तर सेटिस्फाइड करें। देखें नंबर क्यों नहीं मिलता है? हमने सराहनीय विकल्प बताया, अब आप उत्तर लिखें। फिर सराहनीय विकल्प हमने एक लाइन में सारा उत्तर कह दिया, एक शब्द में सारा उत्तर कह दिया। अब बताओ संस्थानों का थोड़ा सा आंकड़ा दें, कितने पैसे हैं, इनसे क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में सोचो। फिर आप सोचो कि अवरोध कौन से आएंगे, निराकरणीय संदर्भ क्या हैं, इन सबको आपको बताना है। लिखें आगे। सराहनीय विकल्प, परंतु इसके लिए उच्च राजनीतिक इच्छा शक्ति अनिवार्य शर्त है। भारत जैसे धर्म प्रवण आबलिक भीरु देश में यह संभव कैसे होगा? भारत जैसे धर्म
प्रवण / भीरु देश में यह संभव कैसे होगा? डॉटेड पॉइंट। यह यक्ष प्रश्न है। नेतृत्व भी इतनी बिरली प्रकृति का कहां है? तथ्य है कि पद्मनाभ मंदिर विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, तिरुमला देवस्थानम, बालाजी मेहदीपुर, साईं बाबा शिरडी तथा सिद्धि विनायक मंदिर सोना व अन्य बहुमूल्य रत्नों के साथ $22 बिलियन, $130 मिलियन प्रति माह चढ़ावे के रूप में, अज्ञात व अकूत संपत्ति, 350 करोड़ प्रति वर्ष दान व चढ़ावा, 727 किलोग्राम सोना, 11,538 किलोग्राम चांदी व अकूत नकदी के साथ क्रमशः केरल, आंध्र, राजस्थान, नासिक व मुंबई के संपदा के घटते क्रम में भारत के 5 प्रमुख धार्मिक निकाय व देवस्थान। ऊपर आपने क्रम से लिख दिया, फिर आप क्रम से उनकी संपत्तियां लिख दिया, एक लाइन में जोड़ दिया। अन्यों ब्रैकेट मात्र हिंदुओं की ही नहीं को जोड़कर देखा जाए तो अकूत, असीम व अकल्पनीय धन संपदा इन निकायों में विद्यमान है। अब आपको तथ्य मिल गया कि यहां भी इतना पैसा है, चाहे तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। अब पैरा चेंज करके लिखें, केवल एक क्षेत्र की बात करें, देश करके रेलवे भारत की का संसाधन भी है और आय तथा जीवन रेखा भी। स्मरणीय है कि आज देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आधुनिकीकरण का सर्वोत्तम विकल्प माना जा रहा है। अभी हाल में माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे के कायाकल्प के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई थी। इन मददों में इस पैसे का उपयोग हो सकता है। शिक्षा, शोध व विकास, खेती, अन्य यहाँ मुद्दे होंगे। अब एक खंड का उत्तर हुआ, अगले खंड का उत्तर, उपरोक्त प्रकल्प विकास व आधुनिकीकरण के अच्छे विकल्प हो सकते हैं, मगर अवरोधक बेशुमार हैं। धर्मवीर भारत, धार्मिक संगठनों का काकस, अनुच्छेद 25 से 28 का अतिलंघन, आंदोलनों का भय, भावनाओं का अतिवाद, आंतरिक समस्याओं की अतिरिक्त जूझ विकल्प की सीमितता को उजागर करते हैं। अब यह मार्ग में अवरोधक वाले खंड का उत्तर है। अब तीसरे खंड का उत्तर लिखें। निराकरणीय उपाय, उच्च राजनीतिक इच्छा शक्ति, निकायों को ट्रस्टीशिप के रूप में निवेश के लिए प्रोत्साहन, धार्मिक संगठनों को इस प्रकार की समझाइश कि आपका उद्देश्य भी तो जन कल्याण ही है, धर्मगुरुओं के साथ बैठक व विश्वास में लेने के भाव रुख में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। भारत बिना FDI के ऐसे लाखों करोड़ों के पैकेज के, ऐसे सब्सिडी के 1000-2000 खाते में डालने से, ऐसे उपाय किए बिना भी आगे बढ़ सकता, हमारे संसाधनों का उपयोग हो सकता है, अप्रयुक्त पड़े संसाधनों का उपयोग हो सकता है, जो वहाँ मुद्दा है। यदि ऐसा हुआ तो देश की GDP तो बढ़ेगी ही। जब GDP बढ़ेगी तो हम सकल राष्ट्रीय खुशी की ओर जो बढ़ेंगे, और जब हम सकल राष्ट्रीय खुशी में, तो धीरे धीरे हम सकल पर्यावरणीय खुशी की ओर भी आगे बढ़ चलेंगे। आनंद प्रधान पूंजीवाद का युग आएगा। तो इस तरीके से प्रश्न रेज करें, उत्तर बनाएं, धीरे धीरे आपके उद्देश्यों की पूर्ति होगी। चलिए अब एक दूसरा हम प्रश्न आपको बोलते हैं। जैसे पोलिटी में हैं, आप पहले चैप्टर की बात करें, संविधान आपको पढ़ना है, राजव्यवस्था पढ़नी है, चलो हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, धारा क्या, अनुच्छेद क्या है, नियम क्या है, अधिनियम क्या है, सबके संबंध और अंतर क्या है, संवैधानिक निर्वचन क्या है, संवैधानिक गतिशीलता क्या है, संवैधानिक इतिहास क्या है, संवैधानिक शब्दावलियाँ क्या हैं, राजनीतिक शब्दावलियाँ क्या, फांसीवाद क्या, अराजकतावाद क्या है,
धर्मनिरपेक्षता क्या है, पंथ क्या है, ऐसे तमाम चीज़ें। अब इन्हीं में से हम एक प्रश्न रेज करें तो जैसे प्रश्न हम रेज कर रहे हैं कि संवैधानिक निर्वचन से आप क्या समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। सर्वोच्च न्यायपीठ ने संवैधानिक निर्वचन के कौन कौन से तरीके सुनिर्धारित किए हैं, स्पष्ट करें। अब यहां पे कुछ नहीं करना, संवैधानिक निर्वचन डिफाइन कर देना है और इसके बाद फिर आपको वे रूल्स बता देने हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से संविधान की व्याख्या के लिए बताए हैं। बस हो गया उत्तर। आप सुभाष कश्यप की किताब पढ़ेंगे, पढ़ते तो आप हैं नहीं, पढ़ो भैया, तो उसमें यह लिखा, हम कहीं ऊपर से नहीं लाए हैं, हम थोड़े से अपने अनुभव जोड़ देते हैं बस। तो थोड़ा सा जान लें, संवैधानिक निर्वचन का शाब्दिक अर्थ है कि संविधान के अर्थ तत्वों का पता लगाना, संविधान की व्याख्या करना, उसके मूल और विस्तारित अर्थ की मीमांसा करना, जो है वह भी, जो छिपा है वह भी, जो आगे होगा वह भी। भारत का संविधान भविष्य का संकेत छिपाए हुए है। कहते हैं हाई कोर्ट के निर्णय फैक्ट एंड मेरिट पर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भविष्य के संकेत पर होते हैं, पीढ़ियों के लिए होते हैं, आगामी समय के लिए होते हैं। वो अतीत, वर्तमान और भविष्य को समेटे हुए होते हैं। तो एक जीके का छोटा प्रश्न जीएस का जान लीजिए। संवैधानिक निर्वचन यानी कि संविधान के अर्थ तत्व का पता लगाना है, उसकी मीमांसा और व्याख्या का काम केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, बस, और कोई नहीं। यह अधिकार भारत की संसद को भी नहीं। चलें, तो सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न निर्णयों में, केशवानंद भारती मुकदमा, गोलकनाथ मुकदमा, ऐसे तमाम मुकदमों में संविधान की व्याख्या के कुछ सार तत्व, कुछ रास्ते बताए। यहाँ पहला नियम है या फैक्ट है वास्तविक शब्द, रियल वर्ड। दूसरा सामान्य नियम, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। और तीसरा नियम है उदार निर्वचन का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन। चौथा है समरस संरचना का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। इसके बाद अगला है पृथक्करण का नियम, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। और छठवां नियम है भूतलक्षी विधान का या डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। तीन छह के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान की व्याख्या, निर्वचन का अर्थ तत्व पता लगा सकते हैं। जब हम व्याख्या करेंगे तो केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि सामान्य नियम यह है कि संविधान वैसे समझा जाएगा जैसे वह है, यानी कि वास्तविक शब्द के रूप में समझा जाएगा। संविधान गीता है, संविधान कुरान है, संविधान बाइबिल है। जैसे कुरान की आयतों, अपने वेद पुराण की ऋचाओं में परिवर्तन संभव नहीं है, वैसे संविधान के अनुच्छेदों में भी कोई परिवर्तन संभव नहीं। वो वैसे समझा जाएगा जैसे वह है। यद्यपि 368 का अधिमान बना रहेगा, संसद चाहे तो कुछ संशोधन काल सापेक्षिता के धरातल पर कर सकती। तो मीन टू से फाइनली कि संविधान गीता है, संविधान कुरान है, संविधान बाइबिल है, संविधान गुरु ग्रंथ साहिब है, उसे किसी फेर फार की गुंजाइश नहीं। संविधान आप वैसे समझेंगे जैसे वह है, एंड नॉट एल्स, कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो अब अगर सामान्य नियम और वास्तविक शब्द और केशवानंद भारती विवाद को हम कंक्रीट मान लें, क्रूड मान लें, तो एक समस्या आएगी कि संविधान में 359 भी है, समय सापेक्ष उसमें संशोधन भी किया जा सकता है।
अगर संविधान को वैसे दिए तो अवधारणा ही गलत बैठ जाएगी। मान लो बदले हुए समय में संविधान में कहीं कुछ संशोधन करना पड़े और संविधान को पहले नियम के धरातल पर ही समझा जाए, तब तो संशोधन ही नहीं हो सकता है। एक व्यवहारिक एग्जाम्पल, अनुच्छेद 15 में खंड 3 और 4, 5 पहले नहीं थे। जब चंपकम दोरई राजन का विवाद आया और जाति के आधार पर आरक्षण नकारे जाने की बात आई, ऐसे अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन माना गया, तब संसद और सुप्रीम कोर्ट हिलने डुलने लगे। तब पहला संविधान संशोधन पारित हुआ और खंड 3 और 4 जोड़ा गया कि वंचित, गरीब, कुंचित क्षितिज के छोर पर बैठे हुए व्यक्तियों, निर्धन व्यक्तियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए यदि सरकार चाहे तो रिजर्वेशन वगैरह दे सकती है। यानी कि उदार व्याख्या हुई। अगर कंक्रीट रूप में समझा जाता कि जो संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त हो गया, अब उसमें किसी प्रकार के, या 2 महीना पहले 26 नवंबर 1949, अब उसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता है, तो कंक्रीट नियम यही कहते हैं, वास्तविक शब्द यही कहते हैं। लेकिन उदार निर्वचन का सिद्धांत कहता है कि समय सापेक्षिता के धरातल पर, काल सापेक्षिता के धरातल पर गरीब वर्गों के हितों के संरक्षण के लिए, उनको रिजर्वेशन देने के लिए, उन्हें विशेष सुविधा देने के लिए संविधान की व्याख्या उदार होनी चाहिए। और यदि कहीं विरोधाभास हो तो बीच का रास्ता निकाला जाए, समरस संरचना का सिद्धांत। लौकिक जगत में मध्यम मार्ग यथार्थ, इसका कोई विकल्प नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संविधान की व्याख्या समरस संरचना के सिद्धांत, विरोधाभास के समय बीच के रास्ता निकाल करके होगी। इसी तरीके से पृथक्करण के नियम कहते हैं, यदि संविधान का कोई भाग विधिमान्य हो, उससे अनुषंगी भाग अविधिमान्य हो, यदि ऐसा होगा नहीं, मान लो किसी नियम अधिनियम में हो, तो पृथक्करण का नियम कहता है कि विधिमान्य भाग की विधिमान्यता, यानी कि वैलिडिटी, अविधिमान्य भाग की अविधिमान्यता से प्रभावित नहीं होगी। शर्त है कि विधिमान्य भाग का संबंध अविधिमान्य भाग से न हो, यानी कि अविधिमान्य पृथक्करित अलग कर दिया जाएगा और विधिमान्य भाग बचा रहेगा। एक व्यवहारिक एग्जाम्पल है, जैसे 2 सगे भाई हों, अब वो तो सगे भाई हैं, एक भाई नकारात्मक गतिविधियों में संलग्न हो, गलत रास्ते पे हो, चोरी बदमाशी करता हो, एक भाई ईमानदार हो, तो चोर भाई की चोरी के प्रभाव में ईमानदार भाई को नहीं पकड़ा जाएगा। शर्त है कि ईमानदार भाई अपने चोर भाई के काम में कोई सहयोग न करता हो, तो दोनों को अलग अलग देखा जाएगा। जो गलत होगा उसे पृथक्करित कर दिया जाएगा और जो सही होगा उसे मान लिया जाएगा। इसी तरीके से आपका अगला नियम है भूतलक्षी विधान, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, भावी विरुद्ध निर्णय का सिद्धांत। यह कहता है कि संविधान की व्याख्या करते समय या अन्य संदर्भों में जब कोई निर्णय होंगे तो वह निर्णय उसी तिथि से लागू माना जाएगा, प्रतीप दिशा में नहीं। यानी कि निर्णय का प्रभाव भूतलक्षी नहीं होगा, निर्णय का प्रभाव पिछली तारीख से, जैसे यह तय कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है या भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि आगामी परीक्षाओं में आज आपकी 7 जुलाई 2020 से लड़कियों के लिए 35% रिजर्वेशन दिया जाएगा। आज से जो वैकेंसी आगे आएंगी तो इसका प्रभाव 7 जुलाई 2020 एंड ऑनवर्ड माना जाएगा, पिछली दिशा में इसका प्रभाव नहीं होगा। यानी कि लड़कियां पिछली वैकेंसी को लेकर के ऐसा कुछ नहीं कह सकती, ऐसे अधिकारों की मांग नहीं कर सकती हैं। तीसरे कहते हैं संवैधानिक निर्वचन और कोर्ट द्वारा स्थापित मानक। यहाँ पे केशवानंद विवाद, गया प्रसाद सिंह के विवाद, मेनन राज विवाद, ये सब प्रमुख केसेज रहे जिससे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है।
और सुप्रीम कोर्ट ही संविधान की व्याख्या कर सकती है, संविधान के तत्वों का पता लगा सकती है। तो एक छोटा सा प्रश्न बेसिक हुआ जो पूछा जा सकता है। आप ऐसी भी तैयारी करें। अब हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि इसका आंसर आप खुद से लिखें, और बेहतर है नंबर हमारा आपके पास होगा, नहीं तो जान लें 9650 28 9809। ये आप आंसर लिख करके आप हमको व्हाट्सअप करते हैं हमारे नंबर पर, तो हम कमी आपको बता देंगे। बाकी आगे क्लास चलेंगे 8 अगस्त से, तो फिर तो सब लिखाया पढ़ाया ही जाएगा। आज बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे तो हम आपको निबंध के बारे में बताएंगे। आंसर ज़रूर लिखिएगा, अच्छा बुरा जो भी बने। अगल बगल कोई होगा तो उससे चेक करा लीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास ही आए। हो सकता है कि आपके चाचा जानकार हों तो चाचा से चेक करा लीजिए। अगली मुलाकात कल फिर होगी नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको निबंध लिखने के तौर तरीके बताएंगे जो 250 नंबर को। चर्चाएं आगे बढ़ती रहेंगी, साक्षात्कार इत्यादि की ओर। धन्यवाद।